Hello everyone, good evening to all of you. I am Subhas Poddar, who is all set to provide you a set of 25 questions on an educational platform, namely Career Shaper. These are VVI questions for the Commission's exams purpose. Now let's come on the arena to fight with these current affairs based questions. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। मोदी पुतिन वर्चुअल बैठक में 2+2 फ्रेमवर्क के तहत सहयोग की वार्ता का फैसला कब लिया गया? तो ये अभी बात चल रही है कि 6 दिसंबर को मोदी पुतिन की सालाना बैठक होगी और उसके साथ ही ये 2+2 फ्रेमवर्क के तहत वार्ता भी किया जाएगा। तो इस तरह का फैसला पहले लिया जा चुका है मोदी पुतिन की वर्चुअल बैठक में। तो ये क्वेश्चन है कि कब लिया गया है। ऑप्शन देखें 26 मार्च, 26 अप्रैल 2020 में, 26 अप्रैल, 26 मई 2021 में। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 26 अप्रैल 2021 को ऐसा फैसला लिया गया था कि 2+2 डायलॉग करना है। तो 2+2 डायलॉग में क्या होता है, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जैसे अपने यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उधर से सरगेई लावरोव होंगे, और फिर अपने यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उधर से सरगेई सुयेगू होंगे। दोनों में बातचीत होगी। तो इसका आंसर सी हुआ। 2 नंबर देखें, अभी तक भारत किसके साथ 2+2 फ्रेमवर्क में बात करता है? ये देखिए, अभी रूस के साथ 2+2 होगा, वो 6 दिसंबर को संभावित है। लेकिन अभी तक इंडिया किसके साथ 2+2 फ्रेमवर्क में बात करता है? तो ये ऑप्शन देखें, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो ये क्वाड नेशंस में जो भारत के अतिरिक्त देश हैं, उसके साथ ही भी 2+2 फ्रेमवर्क पर बात हो रहा है अभी तक। तो इसका आंसर ए, बी, सी तीनों सही है, और इस तरह से इसका ई हो जाएगा। ये आंसर ई होगा इसका आंसर। ए, बी, सी तीनों सही है। क्वाड नेशंस के साथ ही ये 2+2 बात कर रहा है अभी। 3 नंबर देखें, भारत का पारंपरिक सैन्य आपूर्तिकर्ता मित्र राष्ट्र है? अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रूस। ये सभी सैन्य आपूर्तिकर्ता देश हैं भारत के लिए, लेकिन पारंपरिक शब्द लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, रूस होगा। और ये अमेरिका, फ्रांस, इजराइल का जो ये रोल है सैन्य आपूर्तिकर्ता राष्ट्र वाला, तो ये अभी पिछले 1 दशक से ही हुआ है। तो ये पारंपरिक नहीं कहलाएगा, रूस होगा इसका आंसर, डी। 4 नंबर देखें, द व्हील ऑफ टाइम है, क्या चीज़ है द व्हील ऑफ टाइम? ऑप्शन देखें, रॉबर्ट जॉर्डन लिखित फंतासी उपन्यास की श्रृंखला। तो ये सही है, रॉबर्ट जॉर्डन अमेरिका के हैं और वो ये फैंटासी नोवेल का सीरीज लिखते हैं। और ये भी देखें, डेनियल हेनी अभिनीत वेब सीरीज। तो ये भी सही है, जो वेब सीरीज बनाया गया है, इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया है। और ये रॉबर्ट जॉर्डन की लिखी फैंटासी नोवेल का जो सीरीज है उसी पर आधारित है, और इसके उपन्यास का नाम भी यही है, द व्हील ऑफ टाइम। तो इस तरह से ए, बी दोनों सही है, और सी, डी इसी दोनों नाम का हेरफेर करके बनाया गया है, इसलिए ये दोनों गलत है। नीचे का ए, बी सही है, आंसर इसका ही हो जाएगा। जो चर्चित ये सब होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जो चर्चित फिल्म है या फिर कुछ है वेब सीरीज है, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 नंबर देखें, रक्षा मंत्री ने मुंबई में INS विशाखापत्तनम को भारतीय नौसेना को सौंपा। ये कब हुआ काम? तो ये डेट है, डेट भी याद रखना पड़ेगा।
तो ये काम हुआ 21 नवंबर 2021 को, यानी कि ये बिल्कुल ही करंट हो गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, 21 नवंबर 2021। अब देखिए इसी पर एक और सवाल है। INS विशाखापत्तनम भारत में तैयार सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। इसकी खासियत क्या क्या है? परमाणु युद्ध स्थिति में लड़ने में सक्षम, जैविक युद्ध स्थिति में लड़ने में सक्षम, रासायनिक युद्ध स्थिति में लड़ने में सक्षम, दुश्मन के रडार के आसान पकड़ से बाहर। ये चारों का चारों सही है। और इसमें ये जो रडार वाली बात है, तो इसमें किस खास तरह का स्टील लगाया गया है, तो वो नहीं पकड़ पाता है जो दुश्मन का रडार है। और ये परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध स्थिति में लड़ने में सक्षम है ये युद्धपोत। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। सभी सही है ऑप्शन। ये हो गया इसका आंसर। इसके अलावा इसकी खासियत और सुन लीजिए। इसकी लंबाई 163 मीटर है और वजन 7400 टन। इसकी स्पीड है 30 नॉटिकल माइल। और ये इसमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल MRSAM लैस है इसमें। और ब्रह्मोस सहित 75 स्वदेशी हथियार भी इसमें लगाए गए हैं। 7 नंबर तक है। भारतीय पैनोरमा खंड की चर्चित फीचर फिल्म सेमखोर के फिल्मकार कौन है? ये चर्चित फिल्म है, फीचर फिल्म है, जो असम के एक जनजातीय समुदाय दिमासा के आधार पर बनाया गया, उसके भाषा के आधार पर बनाया गया ये भाषाई फिल्म है। वहाँ के जनजातीय समुदाय दिमासा के भाषा के आधार पर ये फिल्म बना है सेमखोर। तो इसका फिल्मकार है एमी बर्बा। 7 का डी हो जाएगा, एमी बर्बा। ये सब पूछता है। और इसको ये जो भारतीय पैनोरमा खंड से जो फिल्म दिखाया गया, तो उसमें पहला फिल्म यही दिखाया गया है। ये जो 52nd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हो रहा है गोवा में, वहाँ पे ये फीचर और गैर फीचर फिल्म दिखाया जाता है उसमें। तो पहला ये फीचर फिल्म यही दिखाया गया। इसी से संबंधित एक और सवाल है। 8 नंबर देखें। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहली बार 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तहत चुने गए 75 नवोदित युवा डैश को पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार अनुराग ठाकुर दिए हैं। तो ये कौन है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो? ये फिल्मकारों की बात है। युवा, नवोदित युवा फिल्मकारों को पुरस्कृत किया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी। 9 नंबर देखें। एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर चुनी गई। तो चांसलर तो है ही ये बहुत दिनों से, तो ये पता करना है कि ये कितनी बार चुनी गई है और ये लगातार है कि बीच बीच में ब्रेक भी हुआ है। तो ऑप्शन देखें 3 बार, लगातार 3 बार, 4 बार, लगातार 4 बार। इस तरह का ऑप्शन सेट करने का मतलब है जैसे 3 बार हम बोलते हैं तो उसमें ब्रेक रहता है, और अगर लगातार 3 बार है तो फिर लगातार लिखा जाएगा। तो ये लगातार 4 बार चुनी गई है। आंसर इसका डी होगा। पहली बार ये 22 नवंबर 2005 में चुनी गई थी, तब से लगातार ये चुनी जा रही है, लगातार 4 बार हो गया। आंसर इसका डी होगा, लगातार 4 बार। 10 नंबर देखें। यूरोप का सबसे तेज आर्थिक प्रगति करने वाला देश है। तो
ये और कोई नहीं बल्कि एंजेला मर्केल के शासन में ही ऐसा हुआ है जर्मनी में, और जर्मनी को अभी यूरोप का ग्रोथ इंजन कहा जाने लगा है। इन्हीं के शासन में ये बहुत सबसे तेज आर्थिक प्रगति करने वाला देश हो गया यूरोप का। यानी इसका आंसर होगा जर्मनी, डी। ग्यारह नंबर देखें, वर्ष 2021 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये करंट क्वेश्चन है, बहुत ही करंट। तो ये देखिए सब, ये या तो एनजीओ है या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। देखिए ग्रीन पीस, परिवर्तन, प्रथम, रैपलर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रथम। इसी को चुना गया है, प्रथम नाम है। एक सामाजिक नागरिक सामाजिक संगठन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेसिक एजुकेशन प्रदान करने के लिए इनको दिया गया है। साथ ही साथ उसमें कुछ अंक गणित का भी बेसिक ज्ञान हो। जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, यानी कि जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, सरकार की सुविधा भी है लेकिन तो भी अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी के हैं और उनमें बुनियादी शिक्षा का काफ़ी अभाव है। तो उसके लिए ये जो है प्रथम काम करता है, इसलिए इसको चुना गया है। 12 नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम द्वारा शुरू किया गया एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है? अब देखिए ये भी प्रथम पर आधारित प्रश्न है। तो ये देखें, ये रीड इंडिया, स्टडी इंडिया, लर्न इंडिया, एजुकेट इंडिया। तो प्रथम याद रखिए रीड इंडिया। रीड इंडिया ही इनका है फ्लैगशिप प्रोग्राम। रीड इंडिया, और ये 2007 में लाए थे इस तरह का कार्यक्रम। इसलिए लाए कि एक रिपोर्ट होता है, असर रिपोर्ट, तो उसके द्वारा काफ़ी चिंता जताई गई थी ये इन्हीं बच्चों के एजुकेशन से के संबंध में। तो उसके जवाब में ही ये रीड इंडिया एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए 2007 में, प्रथम द्वारा। 13 नंबर देखें, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष हैं। तो इसमें कौन होगा? देखिए ये सब XCJI सब हैं, रंजन गोगोई, TS ठाकुर, अल्तमश कबीर, दीपक मिश्रा। इसका आंसर बी हो जाएगा, TS ठाकुर। 14 नंबर देखें, प्रथम एक सिविल सोसाइटी संगठन के रूप में स्थापित हुआ। ये कब स्थापित हुआ? तो ये देखें, डॉक्टर माधव चौहान और फरीदा लांबे द्वारा मुंबई में ये 1995 में ये स्थापित हुआ है एक सिविल सोसाइटी संगठन के रूप में। तो आंसर बी होगा इसका। 5 नंबर तक है, प्रथम द्वारा मुंबई की गंदी बस्तियों में शुरू किया गया समुदाय आधारित पहल है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन वत्सलवाड़ी, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, शिशुवाड़ी। तो इसका आंसर बालवाड़ी होगा। बालवाड़ी ही ये चलाए थे मुंबई के स्लम एरियाज़ में। कम्युनिटी बेस्ड ये था, ये प्री स्कूलिंग पहल था एक तरह का। तो आंसर सी होगा इसका, बालवाड़ी। 16 देखें, हाल में सरकार द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक रॉ, IB, CBI, ED व NIA में बेहतर काम करने पर इसके प्रमुख को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। तो कब तक?
2 साल, 3 साल, 5 साल और 6 साल। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 5 साल तक। सत्रह नंबर देखें, 20 नवंबर 2021 को देश के स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को देश का सबसे साफ नगर घोषित किया गया है। ये भी बहुत करेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो इंदौर तो अब एक सिनोनिमस हो गया है सबसे साफ शहर नगर देश का, भारत का। तो अब ये पता करना है कि इस बार जो हुआ ये स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, तो इंदौर लगातार तीसरे वर्ष, लगातार चौथे वर्ष, लगातार 5वें वर्ष, लगातार 6ठे वर्ष, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लगातार 5वें वर्ष, सी होगा आंसर। 18 नंबर देखें, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन है? अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर। शायद ये आप लोग सभी जानते होंगे। नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और ये डेनियल मेदवेदेव नंबर 2 है अभी, ये रूस के हैं। तो और ये जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है ये भी अभी चर्चा में आए हैं, क्योंकि ये नोवाक जोकोविच को इस वर्ष 2 बार सेमीफाइनल में हरा चुके हैं। अभी भी एटीपी टूर्नामेंट हो रहा है, तो एटीपी फाइनल नाम से जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें सेमीफाइनल में जोकोविच को ज्वेरेव ही हराया है। तो इसका आंसर ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी तो जो नोवाक जोकोविच होगा। 19 नंबर देकर, नोवाक जोकोविच कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? ये सही क्वेश्चन है। तो ये देखें, अब तक ये 20 जीत चुके हैं, 20 बार ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम मतलब वही ऑस्ट्रेलियन, फिर ये यूएस ओपन, और फिर ये होता है विंबलडन ओपन, ये सब जो 4 तरह का होता है वही ग्रैंड स्लैम हुआ, उसी में ये 20 बार जीत चुके हैं। आंसर इसका हो गया सी। 20 देखिए, टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर भी होगा ज्वेरेव, ये सब नहीं होगा नीचे जो है, तो 20 का ए होगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव। 21 देखे, आईसीसी ने जियोफ एलार्डिस को अस्थायी सीईओ नियुक्त किया, ये भी बहुत करंट प्रश्न है। उन्होंने किसकी जगह ली? तो देखे, अनिल कुंबले, मनु साहनी, ग्रेग वारकले, टिम पेन। तो ये इसका आंसर होगा मनु साहनी। ग्रेग वारकले तो आईसीसी अध्यक्ष ही है, ये मनु साहनी होगा इसका आंसर। मनु साहनी ये जुलाई 2021 में इस्तीफा दे चुकी है, ये भारत की है। और ये जो जियोफ एलार्डिस है, ये 8 साल तक आईसीसी जनरल मैनेजर के पद पर रह चुके हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं तथा एडमिनिस्ट्रेटर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, मनु साहनी का जगह लिया है। बाईस नंबर देखें, पीआईडीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? पीआईडीएफ यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक निधि है। अब देखें,
इससे रिलेटेड ही ये सारा चीज़ दिया गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2021 को किया गया है, ये सही है। इसका उद्देश्य टीयर 3 से टीयर 6 दर्जे की छोटी छोटी आबादी वाले शहरों में डिजिटल भुगतान का काम तेज करना है, ये भी बिल्कुल सही है, इसका उद्देश्य यही है। सी नंबर देखें, डिजिटल भुगतान के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली एजेंसियों को इस फंड से सब्सिडी दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। डी नंबर देखें, आरबीआई और सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जिससे डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाता है, वही मशीन के प्रचलन बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देने के फैसले में इस स्कीम की मदद ली जाएगी, ये भी सही है। तो मदद कैसे ली जाएगी? मदद यानी कि इसके पास कुछ फंड है, जैसे अभी इसके पास 614 करोड़ रुपए का फंड है पीआईडीएफ के पास, तो जो एजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा तो उसको सब्सिडी देती है, इसलिए इस स्कीम का मदद लिया जाएगा। ये चारों का चारों ऑप्शन सही है। ये प्रश्न जो हुआ, ये आपको पूरा न्यूज़ जो पढ़ते हैं आप न्यूज़पेपर में, उसका पूरा टेक्स्ट का जब अध्ययन कीजिएगा तब ये सब ऑप्शन आप पकड़ सकते हैं। ऐसे ये बहुत भारी प्रश्न हुआ, ये सब प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी सेट किए हैं। तो इस तरह से इसका चारों ऑप्शन सही हुआ, आंसर इसका ई चला जाएगा। ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा इसका हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं। ये जो है यानी कि पीआईडीएफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ाने के लिए सरकार की नई मुहिम है। आरबीआई की पीआईडीएफ स्कीम से पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल अर्थात डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाली मशीन की संख्या में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए, आरबीआई के अनुसार सितंबर 2021 तक पीआईडीएफ की मदद से मझोले से लेकर बेहद छोटी आबादी वाले शहरों में यानी 5000 प्लस आबादी वाले शहरों में कुल 57,82,000 पीओएस डिवाइस लगाए जा चुके हैं। 23 नंबर देखें, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल भुगतान के प्रसार की राह में सबसे बड़ी बाधा है। क्या है सबसे बड़ी बाधा? दुकानदारों के पास स्मार्टफोन का अभाव, जीपीआरएस की कमी, पीएसटीएन की कमी, डिजिटल भुगतान में लोगों का अविश्वास। तो ये तीनों सही है ऊपर का, डी नंबर गलत है। डिजिटल भुगतान में लोगों का अविश्वास नहीं है, विश्वास है, लेकिन कमी है भी इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि स्मार्टफोन होना चाहिए गांव-गांव में जो दुकानदारी करते हैं, और जीपीआरएस भी उपलब्ध रहना चाहिए। जीपीआरएस क्या हुआ? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जीपीआरएस। सी नंबर देखें, पीएसटीएन की कमी। पीएसटीएन क्या हुआ? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो इन सभी चीज़ का अभाव है, एबीसी ऑप्शन जो है। इस वजह से ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट का जो एक्सपेंशन है वो बाधित है। तो एबीसी तीनों सही है, आंसर इसका भी ई जाएगा। चौबीस नंबर देखें, नवंबर 2016 की तुलना में अक्टूबर 2021 में देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ी है। कितना परसेंट बढ़ा है? 35, 45, 57, 60। तो इसका आंसर सी होगा, 57%। अब देखिए, ये नवंबर 2016 में 10,97,000 करोड़ रुपये थे बैंकिंग सिस्टम में, बिल्कुल नकदी। और ये अक्टूबर 2021 तक में ये 28,30,000 करोड़ रुपये हो गए नकदी बैंकिंग सिस्टम में। तो ये बढ़ा कितने से? 57% से। आंसर इसका सी होगा।
25 नंबर देखें, CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी ने 18 नवंबर 2021 को किसके लिए एक समान 12% GST दर अधिसूचित की यानी नोटिफाई किया। तो ये देखें MMF क्या होता है, मैन मेड फाइबर। फिर बी नंबर देखें MMF धागा, MMF कपड़ा, पॉलिएस्टर कपड़ा। तो ABC तीनों सही है और इसका भी आंसर ई जाएगा। यानी कि ये सब सही है, ABC सही है। तो देखें अभी ये सब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देते हैं। 17 सितंबर 2021 को जो हुआ GST काउंसिल, जो निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुआ, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, ये फैसला लिया गया था कि कपड़ा क्षेत्र की शुल्क विसंगतियों को 1 जनवरी 2022 से ठीक कर दिया जाएगा। और विसंगति क्या है, ये कपड़ा क्षेत्र के शुल्क में, यानी MMF पर 18% लगता है, MMF धागा पर 12% तथा MMF कपड़े पर 5% GST रेट लगता है। यही विसंगति था, तो इसको यूनिफॉर्म करने का फैसला लिया था GST काउंसिल में। तो ये जो 1 जनवरी 2022 तक ठीक करने का बात किया गया था GST काउंसिल में, तो इसी को प्रभावी बनाने के लिए ये CBIC इसको नोटिफाई किया, अधिसूचित किया एक समान दर 12% का इन तीनों चीज़ों के लिए। तो जब ये अधिसूचित हो गया CBIC में, तो इसी को फिर जारी किया वित्त मंत्री ने। तो देखिए GST रेट नोटिफाई करता है कौन, CBIC, और इसे जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय। इसे ये कनेक्शन समझ लीजिए। 17 सितंबर 2021 को GST काउंसिल निर्णय लिया और इस निर्णय को प्रभावी करते हुए 18 नवंबर 2021 को CBIC ने अधिसूचित किया यानी नोटिफाई कर दिया। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया। तो ये एक सिस्टम है काम करने का। So this set concluded well and satisfactorily. I hope you have perceived well. Overall, your betterment is my hearty expectations. Till then, thanks and good night.